अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू सो तो मच। मेरा भी सर आज जो बैकग्राउंड है वो चेंज लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं कराची आई हुई हूँ और कल मैं वापस पहुंच जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं आज सर के साथ बात करूं कुछ, और बात हम करेंगे सर यूएस और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर कि आपके ख्याल से कैसे हैं। और जो पहले प्रेसिडेंट रहे इनके, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ तो हमने देखा कि इंडिया भी आए और बड़ा मिलना जुलना और बहुत अच्छे से जा रहे थे। और अभी जो बाइडेन के साथ भी तकरीबन उसी तरह की रिलेशन हम देख रहे हैं। कहा तो ये जाता है कि मैं मतलब मेरे फादर भी कहा करते थे कि अमेरिका में अगर कोई प्रेसिडेंट चेंज हो जाए तो उसके साथ पॉलिसीज चेंज नहीं होती, पॉलिसीज वही चलती हैं जो उनकी कैबिनेट ने या जो उनके स्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड की हो। क्या आपको लगता है कि ये दोनों प्रेसिडेंट जो हैं, जो बाइडेन और ट्रम्प, इनमें कोई तरह का फर्क आपको लगता है इंडिया को लेकर? और इंडिया और यूएस रिलेशंस के ऊपर भी आप थोड़ा बताइएगा। और ये भी सुनने में आता है, हो सकता है कि अभी ये प्रेसिडेंट भी आपके यहाँ विजिट करें। तो इस तरह इसको किस तरह देख रहे हैं सर आप? देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएस में एक बाई पार्टीसन अंडरस्टैंड विच इज रेयर, क्योंकि बहुत पोलराइज डेमोक्रेसी वो भी है, बहुत पोलराइज डेमोक्रेसी हम भी है। वहाँ पे रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट है वो दे आर लाइक पोल्स अपार्ट। बीजेपी और कांग्रेस जितनी एक्रिमनी पाई जाती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनका स्टैब्लिशमेंट है उनकी, उसने ये बात डिटरमाइन किया है जिससे कि सारे जो वहाँ के सेनेटर्स हैं या कांग्रेसमैन हैं वो इस बात से सहमत है कि इंडिया के साथ एक फेवरेबल फ्रेंडशिप होनी चाहिए एंड इट इज लॉन्ग ड्यू। बिकॉज इस पूरे इलाके में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर कोई डेमोक्रेसी है तो वो इंडिया है। और वो इतने क्रूशियल जगह पे है कि अगर इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को रूल ऑफ लॉ बेस्ड रखना है तो इंडिया इज सिंपली इनएलियनेबल, इंडिस्पेंसेबल टू अमेरिका। मगर ये जो रिलेशनशिप था, ये किसी भी रीजन से उस नहज तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां इसको होना चाहिए था, गिवन कि दोनों कंट्री का वैल्यू सिस्टम सेम है, कोर दोनों का सेम है। लेकिन फिर भी समहाउ वी वर नॉट एबल टू मीट। उसके बाद शुरुआत करते हैं इस पूरे रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बिल क्लिंटन साहब। जब बिल क्लिंटन साहब, जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो कर दिया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे, एंड देन बिल क्लिंटन केम एंड सेड कि दिस इज नॉट डन, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। जैसे चाइना के लिए हेनरी किसिंजर थे, वैसे इंडिया के लिए बिल क्लिंटन साहब थे। दे ही केम एंड देन जो थॉ थी उसको थोड़ा सा हटाया गया। उसके बाद से फिर मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट आई और हमने 123 एग्रीमेंट, यानी कि विदाउट एनपीटी और सीटीबीटी को साइन करते हुए भी हमें जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो ट्रेड था, जो उसको उन्होंने हमें अप्रूव किया। तो वहां से संबंध धीरे धीरे बढ़ रहे थे, मगर देयर वाज ऑलवेज हिकअप, वो फुल फ्लेजेड फ्रेंडशिप नहीं हो रही थी। तो से बराक ओबामा साहब ने जब मोदी जी को बुलाया, और आपको पता होगा कि आप क्या पे ये बात हमेशा कही जाती है कि अमेरिका ने मोदी जी का जो है वो वीजा रिवोक कर दिया था। हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने यूएस को लिख के दिया था कि मोदी जी को मत वीजा दो और ये और वो। फिर भी जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो अब वो मजबूरी थी, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट थे, अमेरिका को बुलाना था। और ओबामा ने फिर जो है वो एक स्टेप ज्यादा जाके प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मोदी जी को पूरे शहर का टूर कराया और ये सब कराया। वहां से सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो गई। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप की खास बात ये थी, हेलो, जी जी, आप बात कीजिए सर। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की खास बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लोगों में एक रेजोनेंस पाई बिकॉज ऑफ उनका हार्ड एंटी मुस्लिम जो इंस्टांस था, वो इंडिया में काफी रेजोनेट किया। जब उन्होंने कहा बिना जिसे कह लीजिए पॉलिटिकली अपोलोजेटिक होते हुए, ही सेड इट कि भाई इस्लामिक टेररिज्म जो है या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है, इट्स अ मेजर इशू और वी विल वेज अ वॉर अगेंस्ट इट। ये इंडिया में बहुत रेजोनेट कर गया और ट्रंप को लेके ये लोगों के अंदर फीचर बना
या ये लोगों के अंदर वो बना भावना कि ट्रम्प इज गुड फॉर इंडिया, बट दैट इज नॉट ट्रू. Trump was never a good news for India. Trump was always harmful of India because Trump was sort of a narcissist, megalomaniac kind of person. Self-obsessed थे Trump. चूंकि उनको प्रॉमिस था, उन्होंने अपने हिंदू अमेरिकन वोट बैंक को और रिपब्लिकन वोट बैंक को प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया आएंगे, तो वो इंडिया आए, मगर एट द फैग एंड ऑफ हिज टर्म, जब उनका टर्म ओवर होने वाला था तब वो इंडिया आए, ताकि उनका वो जो वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, जिससे कि काफी पैसा भी आता है, वो कहीं छटक ना जाए. तो वो आए और उसके बाद आकर के उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की. लेकिन आप देखें, उन्होंने, आप अगर इफ यू आर, जो जून 2019 में उन्होंने 5.6 बिलियन का जो प्रेफरेंशियल टैरिफ मिलता था इंडिया को, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया. बिकॉज उन्होंने कहा कि, मैं आपको कोट कर देता हूं, द प्रेसिडेंट सेड ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू एंड प्रेफरेंशियल टैरिफ्स टू $5.6 billion of Indian exports from June 5 after determining that it has not assured the US that it will provide equitable and reasonable access. I have determined that India has not assured the US that it will be equitable and reasonable. It will give equitable and reasonable access to its markets. Accordingly, it is appropriate to terminate India's designation as a beneficiary developing country effective June 5, 2019. So he kept on changing. He kept on doing things which were anti-India. But somehow वो इंडिया में पॉपुलर इसलिए हो गए थे कि उनका स्टेटमेंट कि हम इस्लामिक टेररिज्म से फाइट करेंगे. और इंडियंस को ये बात बड़ी अच्छी लग रही थी बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री और पास्ट जो है, तो इसलिए वो फेमस हो गए. बट द मैन वाज कंप्लीटली बैड न्यूज फॉर इंडिया. आप दूसरा ये देख लें, इमरान खान साहब के साथ उनका, आपको एक एपिसोड याद होगा जहां पे उन्होंने इमरान खान साहब को ये ऑफर कर दिया कि हम आर्बिट्रेशन करने को तैयार है कश्मीर के मैटर में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. वहां के स्टेट डिपार्टमेंट को आना पड़ा, ये कहना पड़ा कि नहीं, ये हमारा इंस्टांस नहीं है. और फिर हमारे यहाँ से भी एक इशू करना पड़ा कि मोदी जी, चूंकि वो प्रेसिडेंट को कुछ कह नहीं सकते थे बुरा, बिकॉज डिप्लोमेटिक नॉर्म्स थे, तो हमारे यहाँ ने एक ऐसा कहा गया कि चूंकि मोदी जी की इंग्लिश की एक्सेंट अलग है, वो हमारी बात को नहीं समझ पाए. उन्होंने ऐसा वो स्टेटमेंट दिया बिकॉज ट्रम्प हैज स्पोकन लाई कि मोदी से उनकी बातचीत हुई और मोदी ने कहा कि तुम कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो. तो ट्रम्प वॉज सेंट्रिक. ट्रम्प वॉज नॉट अ गुड न्यूज. वो हमेशा अपना फायदा देखते. और जब बाइडेन आए तो इंडिया में डिस्पोंडेंसी थी. इंडिया के लोग डरे, सोचे थे कि यार ये क्या हो गया, डेमोक्रेटिक आ गए, अरे डेमोक्रेट्स आ गए, डेमोक्रेट्स तो एंटी इंडिया होते हैं, ये वो. उसका उल्टा हुआ. जितना बाइडेन ने इंडिया के लिए किया है, आउट ऑफ द वे जाके किया है, उतना तो शायद ट्रम्प सोच भी नहीं सकता था. सो बाइडेन इज अ गुड न्यूज all across from all point of view for India more than Trump, which is a general perception. लेकिन सर एक बात ये भी चलती है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन एक बात ये भी चलती है कि अमेरिका को ये भी पसंद नहीं आता कि इंडिया प्रोग्रेस करे जिस लेवल पे कर रहा है. मतलब ठीक है करे, लेकिन स्पीड स्लो हो, बहुत तेज ना जाए. जैसे अभी आपके रुपीस के बारे में भी बताया गया था कि G20 कंट्रीज में जो है वो रुपीस चलेगी, उसमें ट्रेड भी हो सकता है और डॉलर जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा. तो ये बात भी अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, चाहे जो मर्जी वहां पे प्रेसिडेंट हो. वो ये नहीं चाहते कि इंडियन रुपी आगे चला जाए, या एक जो आपके यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है. जैसे जब रशिया से बात करने की बात आई तो उस वक्त इंडिया ने अपनी की, हालांकि अमेरिका और रशिया का सबको मालूम है. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और चाइना को किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है थोड़ी टेंशन क्रिएट करने के लिए इंडिया में? देखिए, तो रियल पॉलिटिक है. हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई कि हमारे लिए अपना इंटरेस्ट छोड़ दो. और वो क्यों छोड़े भाई, डॉलर का राज था इंटरनेशनल ट्रेड पे. कोई भी कंट्री, अगर इंडिया ही अमेरिका, हम ही अगर अमेरिका की जगह होते तो हम भी उसको जाने नहीं देते. अब इंडिया जो है धीरे धीरे, पहले उसने देखिए मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड की मोनोपोली, मोदी जी ने बहुत से ऐसे काम किए जो नॉर्मल पब्लिक के गेज में नहीं आते. लेकिन मोदी जी ने एक कार्ड हमारे यहाँ इशू किया, उसको कहते हैं रुपे कार्ड. यानी पहले हमारे यहाँ जो एटीएम कार्ड होता था, या तो वो वीजा होता था और या तो वो मास्टर कार्ड होता था. सारा कट वीजा और मास्टर कार्ड के पास जाता था. सो मोदी जी ने आके इसको चेंज किया एंड ही अनाउंस्ड रुपे कार्ड. उस समय भी ये वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड ने बड़ा हो हल्ला मचाया था कि ये कैसे हो रहा है, हमारे लिए ये ठीक नहीं है. उसी तरीके से स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी है, उसमें स्पेस की,
उसने भी कहा था कि इसरो जितना सब्सिडी देता है वो सब्सिडी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बिल्कुल इंडिया का राइज अमेरिका के राइज के लिए खतरा तो होगा ही, बट पॉइंट ये है कि या ये खतरा उतना बड़ा खतरा है जो कि चाइना और रशिया का अगर नेक्सस बन जाता है उससे भी बड़ा है। भाई ये बात तो श्योर है कि अमेरिकन इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना ही करना, ये इनएविटेबल है। ये आज नहीं, आज से एक आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के चीफ हुआ करते थे वोल्फगैंग साहब, वो जो है एक बार स्टैनफोर्ड को इसमें एक स्पीच दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप सही आदमी हो तो इस समय, आज से 10 साल पहले, कि आपका इन्वेस्टमेंट आज की डेट में अब इंडिया में होना चाहिए, बिकॉज कि आने वाले 20 साल में जो वेल्थ जनरेटर होगा वो इंडिया और चाइना होगा और ना कि यूरोप होगा। यूरोप विल रिमेन रिच बट इट विल नॉट बी अ वेल्थ जनरेटर। सो ये एक जिसे कह लीजिए इनएविटेबल चीज है, उसको होना है। अब अमेरिका को ये थ्योरी कि अमेरिका सब हमें अपना इंटरेस्ट दे दे, हमें वीक ना करे, भाई ये रियल पॉलिटिक्स में चलता है कि वो भी तो ये नहीं चाहेंगे ना। वो इंडिया ने उनको गारंटी दी है कि वो हमेशा से चाइना के अगेंस्ट में उनके साथ रहेंगे। क्या इंडिया ने उनको गारंटी दी है कि वो रशिया के अगेंस्ट में एक ट्रस्टेड वो एलाई होंगे? इंडिया ने तो उनको दिखा दिया। भाई वो इतना ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, या उनकी जो कॉड एक्सपेक्टेशन थी कि हमने S-400 खरीदा, उन्होंने हमें काटसा से जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट करके जो उनका काटसा है, उस पे उन्होंने हमें रिलीफ दिया, हमने S-400 खरीदा। जब रशिया ने वॉर किया वेस्टर्न सैंक्शन के अगेंस्ट में, हम खड़े हो गए। तो भाई उनको भी तो ये है ना, हम भी तो उनको लगातार डिच देते जा रहे हैं ना, कि भाई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, कि जिस तरीके की रिलेशनशिप वो हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हम जैसा प्ले करेंगे वो नहीं करे, वो हम नहीं कर रहे। जैसे अगर जरा सा और मौका मिले तो हम तो ईरान से भी तेल लेंगे, जो कि हम पहले भी लेते रहे हैं। तो यूएस के लिए भी वही चीज है जो आप हमारे लिए कह रही ना, कि वो हमारे में रोड़े अटकाते हैं ताकि हमारी ग्रोथ थोड़ी सी इंपेडिमेंट हो जाए और हमारा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए। तो सेम वी डू फॉर अमेरिका, कि जो भी उनके इस इलाके में इंटरेस्ट है उसके लिए हम कोई उनके लिए वो गो टू लोग ना बन जाए, कि भाई हमारे जो जिसको आप क्या कहते हैं डू मोर, तो हमारे यहाँ वो डू मोर भी ना कहें और डू लिटिल भी ना कहें। वी डोंट बिलीव इन डू मोर। जो हमें करना होगा वी विल डू इंडिपेंडेंटली। सो ये दोनों तरफ से है, देयर इज डिस्ट्रस्ट। वो भी ये सोचते हैं, इसी को आप डिस्ट्रस्ट कहती है, कि क्या इंडिया पे भरोसा किया जा सकता है? क्या उनके इंटरेस्ट जो रशिया के अगेंस्ट में है, क्या हमारे इंटरेस्ट जो रशिया के साथ है वो कन्फ्लेट करते हैं? क्या हम चाइना को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से चाइना को वो देखते हैं? अभी आपने देखा होगा हेनरी किसिंजर पहुंचे हुए हैं वहां पे जी, और शी जिनपिंग ने उनका विशेष स्वागत किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसे ही हो रहा है? अमेरिका चाइना को दुश्मन मान के ही चलेगा? देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि अमेरिका कल को ये कर दे कि भाई चाइना के साथ हमारा सुलह हो गया और सारी चीजें जो है वो उलट के पलट हो जाए और इंडिया की क्योंकि सारा सर देखिए ना, सऊदी अरब और ईरान में भी तो हुआ ही है ना, तो इनमें क्यों नहीं हो सकता? एग्जैक्टली वो तो एमबीएस ने इसलिए किया क्योंकि एमबीएस जो थे वो चाहते थे कि इस इलाके का एक डेवलपमेंटल अप्रोच हो, वो प्लस यूएई के साथ भी उनको कुछ, वो यूएई जो हब बन रहा था, पूरे दुनिया का हब है बिजनेस का, वो सऊदी अरेबिया नहीं है। तो देयर वाज अ ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट बिटवीन मोहम्मद बिन जायद एंड मोहम्मद बिन सलमान। एमबीजेड और एमबीएस में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि सऊदी अरेबिया, बिकॉज की पेट्रो डॉलर जो है वो तो आखिरी सांसें गिन रहा है, मुश्किल से 5-10 साल और उसके बाद तो रशिया, उसके बाद तो ये जो सऊदी अरेबिया है, अगर वो फ्यूचरिस्टिक एक्शन नहीं लिए तो दे विल अगेन बी द सऊदी अरेबिया ऑफ द 100 इयर्स 200 इयर्स अगो वाला सऊदी अरेबिया हो जाएगा। पैसे का कोई सोर्स नहीं होगा। तो एमबीएस ये चाहते हैं कि जो काम आज की डेट में यूएई करता है वही चीज अब सऊदी अरेबिया बने, पूरा हब बने मिडिल ईस्ट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो भी बिजनेस होना है वो सब सऊदी अरेबिया के थ्रू होके जाए। वो भी उतना खोलना चाहते हैं जैसे यूएई खुला हुआ है। तो ये एक एमबीएस और एमबीजेड में एक समझ दीजिए वो क्रिएट कर रहा है, क्या नाम है, कॉन्फ्लिक्ट। और इसी को करने के लिए एमबीएस ने ये सोचा कि ये तभी पॉसिबल है, सऊदी अरेबिया एक अट्रैक्टेड वो तभी बनेगा डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हम अपने सारे दुश्मनों के साथ पीस कर ले। और इसी में उन्होंने यमन के साथ पीस किया, इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने सीरिया को बुलाया था अपने यहाँ पे, और इसी कड़ी में उन्होंने ईरान से भी दोस्ती की है। तो इट हैपेंस, दिस इज द रियल पॉलिटिक्स। कोई चीज ग्रांटेड थोड़े है, आज के 2 साल बाद क्या होगा कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर वो एमबीएस ने तो ये भी कहा है कि 5 साल में वो सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। और Exactly. इसके ऊपर बहुत से आपके इंडिया के जो मौलाना है वो भी बड़े नाराज हैं। हमारे यहाँ तो खैर है ही,
लेकिन आपके यहाँ के मौलाना भी बड़े जो है ना, वो कहते हैं कि जी वो तो मुसलमान ही नहीं है, और उसके बाद तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन खैर बड़ी अच्छी बात है, अगर वो सऊदी अरब जैसी जगह को, जहाँ पे पहले ड्राइव नहीं की जा सकती थी, औरतें ड्राइव नहीं करती थी, और अब आया उन्होंने वो सब उन्होंने हटाया है। उन्होंने कहा है जी ड्राइव भी कर सकती हैं, और किसी चीज़ की कोई पाबंदी जो है वो नहीं होना चाहिए। वक़्त के साथ चेंज चेंज आता है, और मेरे ख्याल है आ रहा है। लेकिन सर आपको लगता है कि जो जैसे पाकिस्तान कहता है कि जी चाइना हमारी फ्रेंडली कंट्री है, और इसी तरीके से हम टर्की को कहते हैं, कभी हम सऊदी अरब को कहते हैं, कभी किसी और कंट्री को कहते हैं। सर ये कंट्रीज के बीच में बिजनेस होता है, या आपके ख्याल से कि कोई दोस्ती भी होती है कि जिसके ऊपर ये चल रहे होते हैं, या आपके ख्याल से किसी ना किसी तरह के एक दूसरे के साथ कोई बात बंदी होती है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं? मैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो उसको ये डिटरमाइन, दो तरह की गवर्नमेंट होगी, या तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेटिक, जिसका कि 5 साल का टेन्योर रहता है, या तो वो ऑटोक्रेटिक होगी जैसे कि एमबीएस हो गए और चाइना वाले हो गए। सो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है वो जब फॉरेन रिलेशनशिप में जाती है तो उसको ये देखना पड़ता है भाई हमारा इंटरनल इंटरेस्ट क्या है। फॉरेन रिलेशनशिप का जो सेंटर होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो होता है इंटरनल इंटरेस्ट। अगर आपको नहीं पता है इंटरनल इंटरेस्ट तो आपके फॉरेन रिलेशंस खराब होते जाएंगे। जैसे जब जब यूएसएसआर ने, जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका ने कहा कि भाई अब इनसे कोई व्यापार मत करो। देखने में और ऑन प्रिंसिपल तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वाकई में रशिया ने एक टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ब्रीच किया था, और हम अमेरिका के बहुत क्लोज आ रहे थे, अमेरिका हमें बहुत कुछ दे रहा था। लेकिन इंटरेस्ट की क्या बात थी कि पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक ने सैंक्शन लगा दिया उनके ऊपर कि हम उनका ऑयल और गैस नहीं लेंगे, और ये पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक चला यार सऊदी अरेबिया और भी जरा जो हम जहां ऑयल मार्केट है ये वहां चले गए कि हमें ऑयल बेचो। जब ये ऑयल बेचने चले गए तो जो ये कंट्रीज 2 साल से कोविड की वजह से इनका ऑयल में इतना नुकसान हुआ था, इन्होंने कहा कि टाइम में पैसे बनाने का, इन्होंने कहा कि ठीक है प्राइसेस अब करते हैं, चूंकि डिमांड ज्यादा है। तो हमारा क्या हो गया कि अब आप कह रहे हो कि हम रशिया से भी ऑयल न ले, और जहां से हम ऑयल लेते हैं वहां आप पहुंचे हुए ऑयल लेने। तो हमारे पास अब हमारा फॉरेन रिलेशन ये था कि या तो हम वेस्ट को खुश करें और हम अपना प्रिंसिपल पोजीशन लें कि भाई रशिया ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है, या हम अपना इंटरनल इंटरेस्ट देखें कि अगर हम महंगा पेट्रोल लेंगे तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ जो है वो ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। तो हमारे इंटरनल इंटरेस्ट ने हमारा एक्सटर्नल रिलेशंस को डिटरमाइन किया कि रशिया ने कहा कि आप हमसे तेल लीजिए, हम 25% पे आपको डिस्काउंट पे देने को तैयार है। इंडिया की तो लॉटरी लग गई। अब ये था कि भाई अमेरिका को नाराज करो, वेस्ट को नाराज करो, और या तो आप अपने लोगों को नाराज करो। इन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका और ये वेस्ट भाड़ में जाए, क्योंकि जब चाइना हमारे ऊपर गलवान में घुस गया था तो इन्होंने कौन सा कहा था, क्योंकि चाइना तो वर्ल्ड की फैक्ट्री है, यूरोप का आधा से ज्यादा सामान तो चाइना में बनता है, तो उन्होंने कौन सा कहा कि हम उनसे नहीं लेंगे। तो इंडिया ने कहा रशिया से हम खरीदेंगे। मगर इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि हम ये डिसीजन क्यों लिए? हमने वेस्ट को अनॉय करने के लिए नहीं लिया, हमने अमेरिका को अनॉय करने के लिए नहीं लिया, हमने अपना इंटरनल इंटरेस्ट देखा और उसको एक्सटर्नल मैनिफेस्ट किया कि भाई हमें अपने लोगों को सस्ता तेल देना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल आउटपुट को सस्ता रखना है ताकि हमारा एक्सपोर्ट वो बढ़ता रहे। ये डिसीजन था लेना हमको, इसके लिए हमें अपना इंटरनेशनल रिलेशन लेना था, हमने रशिया के साथ ले लिया क्योंकि हमें अपने लोगों का फायदा सोचा। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस। ये हमें नहीं खुश करना था कि अमेरिका नाराज हो जाएगा, वेस्ट नाराज हो जाएगा, तो वो भी तो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं भाई, वो भी अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन सर ये सब कुछ तो आप इसलिए कर पाए ना कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग ना होती और आप हमारी तरह जगह जगह ये बात कर रहे होते कि आपको लोन मिल जाए, तो जाहिर आप उस तरह से अपनी बात नहीं रख पाते जैसे आप अभी रख रहे हैं। वो ये फर्क तो आ जाता है ना सर। मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ, ये डेमोक्रेसी भी है कि अगर ये देखते कि हम महंगा कर देंगे तेल, इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो हमारी सरकार चली जाएगी। आप समझिए, क्योंकि लोगों ने तो बीजेपी गवर्नमेंट को दिल्ली में प्याज खाली 5 रुपए से 20 रुपए हो गया, लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट निकाल दी, उन्होंने कहा कट लो यहाँ से। 2 बार से परम आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो इस बात पे जीत रहे हैं कि वो दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली देते हैं, 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री, बिजली फ्री, लोग उनको चुन रहे हैं। लोगों को लगा भैया हमें अपनी जिंदगी में सहूलियतें जाए, क्या बीजेपी, क्या आप हमको जो सहूलियत देगा
हम उसके साथ है बीजेपी को, और 2-2 बार सुपड़ा साफ किया। केजरीवाल जी जीतते नहीं है, वो सुपड़ा सर साफ करके। पंजाब का भी आ रहा है सर, पंजाब के आई थिंक चीफ मिनिस्टर है, उनके बारे में भी एक कमर्शियल सा चल रहा है इंडियन टीवी पे, कि वो मोबाइल देते हैं, एक साहब आके अपनी बेटी को मोबाइल देते हैं, कि पैसे नहीं होते लेकिन वो मोबाइल चाहिए होता है, तो वो कहते हैं ये कहाँ से आया, कहते हैं जी बिजली के पता नहीं कितने यूनिट जो है वो फ्री है, तो वो पैसा बचा के अपने मोबाइल ले लिया, 600 या कुछ ऐसे बताया। तो ये तो सर क्या सब इलेक्शन जीतने की टैक्टिक्स है, या बाद में यस, भी लोगों का डेमोक्रेसी, ख्याल रखा जाएगा, बाद में छोड़ यही देंगे सारी चीजें? डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी के लोग इंपॉर्टेंट है। आप हम्म समझ रही हैं भाई, लोग एक कॉमन आदमी को क्या चाहिए, उसको इतना नहीं पता यार, वर्ल्ड अफेयर, हम्म इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, उसको अपने घर का रोजी रोटी चलाना है। नहीं उसने कहा मगर भाई। सर, मगर सर ये मैं आपसे कहती कि क्या ये इलेक्शन जीतने के तरीके हैं, और इलेक्शन के बाद भी ख्याल किया जाएगा, या इलेक्शन के बाद कहेंगे जाओ भाई 5 साल बाद मिलना? इलेक्शन जीतने का तरीका है, आपको लोगों का वोट चाहिए। हम्म अब आप लोगों को कहें मेरे लिए वोट करो, क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि आप उनको कहें हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। वो पिछले 70 साल से सुन रहे और रह रहे हैं हापुड़ में, कोई लंदन पेरिस नहीं बन रहा है वो। तो भाई दूसरे ने आके कहा कि हम लंदन पेरिस नहीं बनाएंगे, तुम्हारी बिजली मुफ्त में करेंगे। लोगों ने कहा आ जाओ भैया, तुम लोग बिजली मुफ्त में दो, और उन्होंने बिजली मुफ्त में दे दी। तो लोगों ने देखा 5 साल की बिजली का बिल तो 0 आ रहा है या कम आ रहा है, तो उन्होंने कहा इसको दोबारा से वोट दो यार। तो ये इलेक्शन जीतने के टैक्टिक्स है, और कैसे भाई? डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल चलता है। विल ऑफ द पीपल का मतलब जो लोग सोचते हैं। आप बिल्कुल जितना काबिल हैं लोगों को अपने फेवर में सोचवाने का, वो जाके वोट कर देंगे आपके लिए। तो अगर हमारे यहाँ तो आप देखें ना, मोदी जी इसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। आप देखें इससे सब रेवड़ी बांट रहे थे। अब तमिलनाडु में होता है हम कंप्यूटर देंगे, हम हम्म कुकर देंगे, हम गैस देंगे, ये सब चलता है। लोग वोट देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी चल रहा है सर, हमारे यहाँ भी शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी किया था, और अभी फिर लैपटॉप बांट रहे हैं। लेकिन खैर सर, वो लंदन और न्यूयॉर्क तो नहीं बनाए, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कई शहर वेनिस जरूर बन गए थे जब बारिश हुई थी, और अभी भी हो रही है। तो वो वीडियोस आती हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये कोई इटली का शहर नहीं है, ये लाहौर है। और इसी किस्म की वीडियोस आपके यहाँ से भी आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, कि ये प्रॉब्लम भी ना हो हमारे और आपके शहरों में। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। हमेशा आपसे बात करके सर बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, और मजा भी बढ़ा आता है बात करने का। तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आजू जी, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू।